नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, उसको मेरे शब्दानुसार आचरण करता मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। जैसे कि अभी अर्षदीप भाई कह रहे थे कि मेरा डेट ऑफ सोबराइटी 10 अक्टूबर 2018 है और 2018 10 अक्टूबर को मैं एल्कोहलिक एनएस की मीटिंग को आया था। और वजह ये थी कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं, जिस तरह से वो शराब का लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, उस तरह मुझे शराब कैसे पीते हैं ये सीखना था। और इसी के लिए मैं एल्कोहलिक एनर्स मीटिंग को आया था। शराब छोड़ना जो मेरी जान से प्यारी है, मेरे बाल बच्चों से, परिवार से प्यारी है, इन चीजों को, ये शराब को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ आने के बाद भी जो चीजें मेरे सामने रखे गई कि मैं एक बीमारी में आया हूँ और ये बीमारी जानलेवा है, धूर्त है, कपटी है, मायावी है, ये मुझे बताने का प्रयास हो रहा था दोस्तों। 3-4 दिन पहले हमारे अनुराग भाई का फोन आया था और वो कह रहे थे कि आनंद, आप क्या सब्जेक्ट शेयर करोगे। तो दोस्तों मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है आज का, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार, ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मायना रखता है। ये शराबियत नाम की जो बीमारी है, इसको स्वीकार कर पाना या इस बीमारी को अपने दिल से स्वीकार करना, ये मेरे लिए काफी तकलीफ वाली बात थी। और जैसे भी दिन कट रहे थे, मैं अल्कोहलिक एनस में आया था। शराब छोड़नी नहीं थी जैसे मैं बताया था, लेकिन मुझे यही बताया जा रहा था कि ये मैं बीमारी में आया हूँ और ये बीमारी मायावी है, धूर्त है। और ये सब चीजें मेरे सामने रखी जा रही थी। मेरे पहले जो भाई लोग आए थे, वो इन चीजों को शेयर कर रहे थे अपने अनुभव द्वारा। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि किसी ने मुझे यहाँ शराबी नहीं कहा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आनंद आप ये बीमारी में आए हो। यहाँ यही कहा जा रहा था शुरुआती दौर में जब मैं आया था। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है आनंद कि आप ये बीमारी के मरीज है या नहीं है, आप बीमारी में आए हैं या नहीं आए हैं, यह आपको तय करना है। तो ये फ्रीडम जो मुझे दिया गया था वो मुझे अच्छा भी लग रहा था। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था कि मैं शराबी हूँ या फिर इस चीजें की कोई जबरदस्ती मेरे पे नहीं थी। और आते रहने की वजह से एल्कोहलिक एनस में मैं आ रहा था। और वजह भी ऐसी थी, वो शुरुआती दौर था दोस्तों, कि यहाँ मुझे प्यार मिल रहा था, यहाँ मेरे कंधे पे हाथ रखा जा रहा था, मुझे समझाया जा रहा था कि आनंद आते रहो, हमारा अच्छा हुआ, आपका भी होगा। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मेरे पहले जो भाई लोग आए हैं, इनका क्या अच्छा हुआ है। लेकिन जिस तरह से, जिस प्यार से ये लोग मुझे समझा रहे थे, वो चीजें मुझे अच्छी लग रही थी। और इसी के लिए अब जब मैं आ रहा हूँ, शराब की दूरी एक एक दिन के आधार पे मुझे मिल रही थी, मैं शराब से दूर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यही थी कि मैं इस बीमारी का मरीज हूँ या फिर मैं इस बीमारी में आया हूँ, ये स्वीकार करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वजह ऐसी थी कि मैं ये बीमारी का मरीज किसको समझता हूँ, मैं शराबी किसको समझता हूँ। तो जिन लोगों के परिवार छोड़ के गया, उनकी बीवी छोड़ के गई है, बिजनेस या सर्विस जो कुछ है उसमें बहुत बड़ा घाटा खाया है, रेजिग्नेशन देना पड़ा या फिर नौकरी से निकाला गया है, एक्सीडेंट होता है, रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, नाली में गिरे पड़े रहते हैं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। ऐसे वो लोग जिनको जिंदगी जीना तकलीफ देह लगता है, और वो लोग शायद शराबी हो गए, ऐसा मेरा उस वक्त का अजम्पशन था। मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा मैं मान रहा था।
लेकिन दोस्तों, दैट वाज माय ओल्ड आइडियाज। वो मेरे पुराने ख्यालात थे, और ये पुराने ख्यालात, एल्कोहलिक एनोस कहता है कि मुझे ये छोड़ना पड़ता है। जो मेरे पुराने ख्यालात होते हैं, इसको जब तक कि मैं छोड़ता नहीं, मैं सुधार के प्रक्रिया में नहीं आता। और ऐसा ही मुझे कहा जा रहा था, लेकिन मेरी तकलीफ अपने जगह थी। एल्कोहलिक एनोस के मीटिंग को आ रहा हूँ, 3 महीने मुझे कहा जा रहा था कि 90 दिन मीटिंग करो। और फिर शराब की दुकानें भी खुली है, और आपके पैसे तो हम ले नहीं रहे। एल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे कहा जा रहा था कि आपके पैसे आपकी जेब में है, एल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे खुले हैं। जब तक कि आप ये स्वीकार नहीं कर पाते कि आप शराबी है, तब तक के कोई जबरदस्ती नहीं आप पे। आप आते रहिए। सिर्फ मुझे यही कहा जा रहा था कि आप आते रहिए। दोस्तों, मैं आ रहा था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, 90 दिन हो गए, लेकिन तकलीफ वही थी कि मैं खुद को नहीं मान रहा कि मैं एक शराबी हूँ। और यही तकलीफ की वजह से जो चीजें एल्कोहलिक एनोनिमस कहना चाहता है, उससे मैं काफी दूर था। मैं आ रहा था, और आने के बाद में जिस चीज की जरूरत थी कि ये जो आज का सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, ये मुझ में नहीं था। जब आ रहा था, बैठ रहा था, लेकिन जिस कंसंट्रेशन से, जिस एकाग्रता से मैंने आप लोगों की बातें सुनना चाहिए, जिस तरह से मैंने मीटिंग करना चाहिए, वैसा मैं नहीं कर रहा था। मैं बैठता था और अपना मोबाइल निकाल रहा था, मैसेज इधर उधर करना, फॉरवर्ड करना, ये करना, वो मेरा चालू था। और मीटिंग को उस एकाग्रता से नहीं सुन रहा था। एक ओल्ड टाइमर थे जो कि हमारे एरिया के नागपुर से थे, और उन्होंने कहा कि आनंद, आप तो मीटिंग में बैठते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका तवज्जो मीटिंग की तरफ नहीं, आप जिस तरह से मीटिंग को सुनना चाहिए उस तरह से नहीं सुनते हैं। दोस्तों, उनकी बात सच थी, क्योंकि मैं दिल से मीटिंग में नहीं बैठ रहा था। उन्होंने कहा, अरे यार आनंद, आप पढ़े लिखे हो, आप हमारा लिटरेचर या फिर हमारी किताबें पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। और दोस्तों, उन्होंने एक किताब का नाम सुझाया मुझे, जिसपे एल्कोहलिक एनोनिमस लिखा हुआ था। वो किताब मैंने ली, शायद 150 रुपए के आसपास की किताब थी। एग्जैक्ट मुझे फिगर अभी याद नहीं पड़ रहा। और वो पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने वो किताब खोली, उस पे लिखा हुआ था, उसके कवर पेज पे कि एल्कोहलिक एनोनिमस। और जैसा पेज पलटता हूँ, वहां लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ thousands of men and women recover from their alcoholism। ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो शराबियत की बीमारी से दूर हुए हैं, उन्होंने निजात पाई है। ऐसी ये किताब और उसकी कथा है। और कथा कहानियां पढ़ना मुझे अच्छा लगता था पहले से। किताब में रुचि रखता था, उपन्यास पढ़ता था, और इसी वजह से वो किताब पढ़ने की जिज्ञासा जागरूक हुई, और मैं पढ़ते गया। मेरा जैसे कि मदर टंग मराठी है, तो मैं मराठी भी पढ़ता था, इंग्लिश भी पढ़ता था, हिंदी भी पढ़ता था। तो मराठी बिग बुक पेज नंबर 39, और इंग्लिश और हिंदी बिग बुक पेज नंबर 44 पे मुझे वो चीजें ख्याल में आई जो हमारे को फाउंडर लिखते हैं, कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता। ये पहली चीज थी। और दूसरी चीज थी, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीता हूँ, उस पर मेरा कंट्रोल अगर नहीं रहता है, ये दो चीजें किसी के भी साथ में होती है, तो ही इज प्रोबेबली अल्कोहलिक। मतलब वो संभावित मद्यपी बन गया है। ये चीजें मेरे सामने किताब या फिर हमारा लिटरेचर रखने का प्रयास कर रहा था। और फिर मैंने बड़े गहराई से अपने अंदर झांकने का प्रयास किया। क्या पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी आनंद तो शराब से दूरी हासिल नहीं कर सका? हाँ दोस्तों, तो मुझे याद आने लगा कि 1992 में मैंने सबसे पहली बार शराब पी थी, और वो भी थी आधी बियर। किस लिए पी थी? कि मैं एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर करके नियुक्त हुआ था, और वो खुशी का पल मुझे सेलिब्रेट करना था।
मेरा एक दोस्त भी फोर्स कर रहा था, यार आनंद पार्टी तो बनती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे भी ये लगने लगा कि थोड़ा पीने में क्या हर्ज है। दोस्तों, इसके पहले के जो मेरे ख्यालात थे, जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा था या जिस गरीबी से मैं आया था, उस वक्त मेरे विचार थे कि ये शराब बुरी चीज है, अगर शराब पीऊंगा तो जिंदगी तहस नहस हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, शराब अच्छी चीज नहीं है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे सामने तरबूज से शराब बन रही थी। 4 साल जब मैं इंजीनियरिंग में कर रहा था, तो उस वक्त मेरे सामने बनने वाली वो शराब मैं पी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक एनोनिमस अभी मुझे समझ में आता है, कहता है कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज ऑफ थिंकिंग। मतलब मैं एक सब्जेक्ट हमेशा शेयर भी करता हूँ, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मतलब शराबी एक ये बीमारी मेरे विचारों को, मेरे जिंदगी के तरफ देखने नजरियों को लगी हुई बीमारी है। जब कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था कि शराब पीना बुरी बात है, शराब पीते हैं तो जिंदगी तहस नहस होती है। लेकिन ये विचार उस वक्त बदल गए जब मेरा पहला पहला सैलरी मेरी जेब में आया था। मेरा दोस्त फोर्स कर रहा था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पीने में क्या अर्ज है। और ऐसे दौर में वो 1992 में पहली बार मैंने शराब पी थी। और उसके बाद में, जैसे कि वो ऑफिस में मैं काम कर रहा था, वहां एक लोक प्रतिनिधि आता है, नगर सेवक आता है और मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है, आनंद वो काम हुआ है क्या? दोस्तों, काम हुआ नहीं रहता है, उसके लिए सिर्फ मैं अकेला जिम्मेवार नहीं था। वो काम जो नहीं हुआ था उसके लिए मेरे ऑफिसर्स या फिर मेरे सबऑर्डिनेट जो भी थे, मेरा स्टाफ था, वो सब लोग जिम्मेवार थे। लेकिन पता नहीं उस व्यक्ति को मेरे साथ में क्या गुस्सा था, क्या खुन्नस थी, क्यों उसको मेरा क्रोध आया था। तो उसने मुझे बहुत गाली दी। और वो गाली देने का उसका तरीका जो था, तो बहुत अपमानदेह था। और मुझे ये लगने लगा कि ये व्यक्ति, उस वक्त मेरा अहंकार शायद काम कर रहा था, उस वक्त मेरा ईगो काम कर रहा था कि ये 10वीं 12वीं पढ़ा नॉन टेक्निकल आदमी मेरे जैसे वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता है। और ये अगर गालियां इसी तरह मैं सुनता रहूंगा, इसी तरह मुझे गाली पड़ती रहेंगी, तो मेरी जिंदगी जीने का, मेरे पढ़ाई का क्या मतलब है? ऐसी सोच थी दोस्तों। उस वक्त 6 7 दिन में वही चीज का विचार मेरे जहन में आ रहे थे। मैं शराब तो नहीं पिया, लेकिन ये जो विचार जो थे, वो मुझे चैन से सुकून वाली नींद नहीं आने दे रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसी जिंदगी रहेगी, क्या इसी तरह मैं जीऊंगा? और दोस्तों, ऐसा करते करते 4 5 दिन का वक्त हो गया और फिर मुझे लगने लगा कि ये जिंदगी या फिर ये नौकरी मेरे लिए अच्छी नहीं है। मैं कुछ और कर सकता हूँ। आई हैव ए पोटेंशियल, आई हैव ए कैपेसिटी, आई हैव इफिशिएंसी, आई विल रन राइट वाला जो मेरा स्वभाव है। इसी के कारण मैंने 5वें दिन एक त्याग पत्र लिखा, अपने डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रखा और बोला, सर मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। वो व्यक्ति ने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया कि आनंद ये होते रहता है, ये सिस्टम है, आप सिस्टम का हिस्सा हो और ये चलते रहता है। ऐसा मुझे कहा जा रहा था, लेकिन दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं और मैंने त्याग पत्र दे दिया। और उस वक्त से फिर जो तकलीफ शुरू हुई, तो तकलीफ की शराब से नहीं हुई। जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो जिस तरह से मैं जिंदगी को देख रहा था, वही मेरी तकलीफें थी। जो जिंदगी मेरी थी उसमें मैं खुश नहीं था, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। चाहे गरीबी है या फिर जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए यही चीज अच्छी है, या फिर इतना ही मुझे कमाना चाहिए, या फिर ये मेरे लिए ठीक है, ऐसा ही मुझे लगता था। और लगना चाहिए था, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता था, जो कि एक शराबी का और स्वभाव होता है कि अपने अवकाश से ज्यादा, अपने क्या कहते हैं उसको, योग्यता से ज्यादा ख्वाब देखना। और मैं भी ऐसे ख्वाब देख रहा था।
मुझे लग रहा था मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर होगा, माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी मेरी सुंदर पत्नी होगी, मेरे पास भी BMW जैसी गाड़ी होगी। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। दोस्तों, ये तकलीफ थी, जो अतृप्त इच्छाएं थी, जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, उसके वजह से मैं हमेशा अस्वस्थ रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, बेचैन रहता था। और जब भी मेरी बेचैनी बढ़ती थी दोस्तों, मैं लस्सी पीने नहीं गया, मैं शरबत पीने नहीं गया, मैं शराब ही पीने गया। कौन सी पिया, कितनी मात्रा में पिया, ये कोई मायने नहीं रखता। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरे जैसा व्यक्ति जो खुद को समझदार समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, फिर भी मूर्खता भरी हरकतें क्यों करता है, ये बेवकूफी वाले काम क्यों करता है, ये चीजों को बिल डब्ल्यू कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। और मैं देखता हूँ कि मेरे जिंदगी में जो कुछ चल रहा था, उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन चीजों को, जैसी परिस्थिति मेरे जिंदगी में, उसको स्वीकार कर पाना, उसमें खुश रहना मेरे मेरे लिए तकलीफ वाला काम था। इसलिए मैं इरिटेट होता था, मैं डिस्कनेक्ट रहता था, और मैं अस्वस्थ, चिड़चिड़ापन, बेचैनी मेरी बढ़ती जाती थी। और उसी वजह से शायद शराब मेरे हाथ में आती थी। जिंदगी का दौर और सामने सामने आते गया। मैंने नौकरी तो छोड़ दी थी, वो 1992 की बात है। और दोस्तों, उसके बाद में मेरी जिंदगी में जो तकलीफें शुरू हुई कि मैंने एक आर्किटेक्ट को असिस्ट किया, उसके बाद में मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में आया, मैं कुछ काम करने लगा, कुछ कमाने लगा। लेकिन वो जो मेरी कमाई थी, उस पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, उसका मुझे स्वीकार नहीं था कि ये जिंदगी अच्छी है, ये मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। फिर और पैसा कमाना, और कुछ करना, और ज्यादा के पैसे अगर मेरे पास में रहेंगे तो समाज मेरी तारीफ करेगा, समाज मुझे अच्छा बोलेगा, समाज, कुछ लोग मेरे पीछे रहेंगे। ये चीजें मुझे, वो चीजें मुझे अच्छी लगती थी, और उसी के लिए मैं प्रयास करता था कि बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, मैंने वो प्रयास चालू किए। नैतिकता क्या होती है, नैतिकता से परे हटके जिंदगी में अगर पैसे कमाना है, तो दोस्तों मैंने एक बिजनेस कर लिया था जो बिल्डिंग मटेरियल का था। और उसके साथ साथ उस बिल्डिंग, वो बिजनेस के लिए जो जरूरी है, ट्रक खरीदा जाता है, ट्रैक्टर खरीदा जाता है, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जाती है, तवेरा गाड़ी खरीदी जाती है, खुद के लिए कार है, ये सब क्या पर्याप्त नहीं था? लेकिन दोस्तों, जैसे मैं अभी कह रहा था, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। तो ये जो मेरी समस्या थी कि जो कुछ मेरे पास में है वो पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा कमाऊंगा, लालच जिसको कहते हैं। आज मुझे पता चलता है कि मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, मेरे स्वभाव दोष है, उसमें का ये बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट जो है कि लालच है। और जो मेरे पास में है, उसको मैं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और इसी की वजह से और चाहिए और चाहिए। तो मैंने अपनी नैतिकता छोड़ दी थी। मैं रेत का तस्कर बन गया था, रेती चुराना, गवर्नमेंट का चोरी करना। मेरे ट्रक ट्रैक्टर रातों रात चोरी करते थे, रेत चुरा के लाते थे, और बहुत अच्छा इनकम होता था। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे जैसे व्यक्ति का, कि मैं जो पैसा कमाता हूँ उसको सही तरह से हैंडल करना भी मुझे नहीं आता है। ये भी मेरी एक तकलीफ है। जिंदगी जैसी है, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, उसका वापस सही ढंग से करना, ये भी मुझे नहीं आता है। BW लिखता है किताबों में, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा। शक्ति जो मुझ में चाहिए वो नहीं है, परिस्थिति जो मेरी जिंदगी में है, जो सिचुएशन मेरी जिंदगी में है, उसको हैंडल कर पाने की ताकत मुझ में नहीं है। और ये तो आज पता चलता है दोस्तों, 7 साल और 1 महीने का पीरियड होने के बाद में ये आज महसूस होता है कि मुझ में जिंदगी को जिंदगी की तरह चलाने की ताकत मुझ में नहीं थी। और इसी वजह से दोस्तों, शायद मैं अपना रास्ता भटक गया था।
यहाँ कहा जाता है कि अल्कोहलिज्म इज अ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो शराबियत नाम की बीमारी है, ये शराब पीना अपने आप में बीमारी नहीं है। तो शराब पीना जो कुछ है, तो मेरे अंदर जो अंदर मन मस्तिष्क में जो संघर्ष चल रहा है, उसका प्रकटीकरण, उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब अल्कोहलिज्म है। और अल्कोहल अलग चीज है, इज्म अलग चीज है। मुझे इन चीजों को उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा था जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग को कर रहा था, और यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीमारी में आया हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गया, तो दो चीजें अभी मैं कह रहा था कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, ये पहली चीज। और किसी भी बहाने, शायद खुशी है, शायद गम है, किसी भी बहाने अगर मैं थोड़ी सी पीने को जाता हूँ, तो मैं थोड़ा पी के वापस नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो मात्रा शराब की मैं पीता हूँ, वो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। ये चीजें अगर किसी के भी साथ में मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, मेरे नए भाई कुछ होंगे, उनको लगता है कि मेरे साथ में ये नहीं हुआ है, मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई, मेरा व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा है, मैं कहीं गिरा पड़ा नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा था दोस्तों। आज उम्र 53 साल की है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ शराब से, या बिना शराब के कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे दवाखाना भर्ती नहीं हुआ होना पड़ा, बीवी छोड़ के नहीं गई, सलाइन भी नहीं लगी अभी तक के। तो मुझे यही लग रहा था कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। लेकिन हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का लिटरेचर, हमारा बिग बुक कहता है कि आनंद, तेरे शराबियत का आइडेंटिफिकेशन, शराबियत ये बीमारी में आया ये स्वीकार करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, तो 20 क्वेश्चन, 20 सवाल मेरे सामने रखे गए थे कि आप जेल में गए हो, ये शराब पीने की वजह से आपका काम का वक्त कम होता है, या फिर जो कुछ चीजें 20 सवाल में जो कही थी, ये सब मैं देखने का प्रयास ही नहीं किया। मुझे यही लग रहा था कि मैं शराबी नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। ये लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सफर कर रहा था। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद में पेज नंबर 44 पे जो हमारा को फाउंडर लिखता है, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, थोड़ी सी पीने जाता हूँ तो थोड़ी सी पी के वापस नहीं आ सकता। और ये तीसरी चीज है कि शराब पीने के बाद में मैं मैं अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रह सकता, नहीं रख सकता। मतलब जिस तरह से मैंने रहना चाहिए, जिस तरह से मेरे समाज में व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से मेरा मेरे परिवार में व्यवहार होना चाहिए, शराब पीने के बाद में उसका कंट्रोल मेरा छूट जाता है। ये चीजें किसी के भी साथ में हो रही है, तो ही इज अ प्रोबेबली अल्कोहलिक। हमारा को फाउंडर लिखता है, वो 100 लोग लिखते हैं जिन्होंने अल्कोहलिज्म ये बीमारी से पूरी तरह निजात पाई है, रिकवर्ड हुए अल्कोहलिक जो है, वो लिखते हैं कि ये दो चीजें अगर किसी के साथ में भी होती है, तो वो संभावित शराबी बन गया है। और दोस्तों, ये चीजें जो थी, जो आज का सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेंस, इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे जैसे व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है बीवी छोड़ के जाए, जरूरी नहीं व्यापार में घाटा खा लिया जाए, जरूरी नहीं है कोई हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। ये अगर नहीं भी होता है और ये दो चीजें किसी के साथ में होती है, तो शराबी बन गया है। और इन्हीं चीजों ने, ये दो चीजों ने मुझ में वो स्वीकार भाव लाया कि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। मैं उन चीजों को बड़े गहराई से समझ पा रहा था कि ये दो चीजें मेरे साथ में हुई है। पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाया, और थोड़ी सी पीने जाता हूँ तो थोड़ी पी के वापस नहीं आता। ये चीजें मेरे साथ में हुई है। 1992 की बात दोस्तों मैं कर रहा था। 2011 में मैंने क्रॉनिक लेवल, जो कि हमारी शराबियत की चौथी स्टेज होती है, बीमारी की चौथी स्टेज, तो ये लेवल पे मैं आया था। और 2011 से 2015 तक के दोस्तों मैंने धुआंधार बैटिंग करी, बहुत शराब पिया। 2015 में मुझसे कुछ डर आ गए थे जिंदगी में। ऐसा लग रहा था अगर शराब बंद नहीं करूंगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, और ये डर
मुझसे शराब कंट्रोल में पीने के लिए कह रहे थे। शराब ज्यादा नहीं पीना है, शराब छोड़ना तो नहीं है, लेकिन शराब कंट्रोल में पीना है। और उसके लिए मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस ये मालूम नहीं था। 2015 में मैंने कुछ मानवीय प्रयास किए दोस्तों। मैं मेडिटेशन जाता था और मेडिटेशन विपश्यना करने के बाद में खुद को समझने का प्रयास करता था। और ऐसी जिंदगी जा रही थी, लेकिन मेरा रुकना कुछ दिनों के लिए था। कुछ दिन मैं रुकता था और फिर वापस से शराब मेरे हाथ में आ जाती थी। ऐसा दौर चल रहा था। 10 अक्टूबर 2018 तक थे, तो पता चला कि मैं ये बीमारी में आया हूँ। और जो मैं बार बार कहता हूँ, वो अपनी जिंदगी को तरफ लगाने के देखने के बाद में जो एक्सेप्टेंस आया, जो स्वीकार भाव मुझ में आया, वो दिल के गहराई से आया था। दैट वॉज फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट। मेरे दिल के गहराई से आया हुआ स्वीकार था कि हाँ यार, मैं भी ये बीमारी में आया हूँ। और अगर मैं बीमारी में आया हूँ, तो इसकी जड़ क्या है, इसके व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मेरी डिसीज, मेरी बीमारी की जड़ क्या है। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। और दोस्तों, जब देखता हूँ, आज पता चलता है 7 साल 1 महीने का जो सफर मैंने किया है, और ये सफर के बाद में पता चलता है कि शराब मेरी तकलीफ नहीं थी। शराब अगर मेरी तकलीफ अगर होगी भी, तो परसेंट में अगर कहता हूं तो 10% ही होगी। 90% तो मेरे चारित्रिक दोष, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी रही है। और इसी की वजह से मेरी शराब बढ़ती गई। यहाँ आने के बाद में जब एक्सेप्टेंस आया और देख रहा हूँ, बाकी आसपास के इर्द गिर्द देख रहा हूँ, एल्कोहलिक एनस के जो भाई लोग मेरे से पहले आए हैं, तो उनकी जिंदगी की तरफ देख रहा हूँ, तो उनकी जिंदगी में खुशी है, हैप्पीनेस है, फ्रीनेस है, वो चॉइस जिंदगी जी रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि अल्कोहलिक एनर्जी का सफर चालू होने के बाद में, शराब की दूरी हासिल करने के बाद में भी मैं वो लुत्फ नहीं उठा पा रहा था, वो जिंदगी की खुशियां नहीं महसूस कर पा रहा था। मेरी जिंदगी में भय था, घबराहट थी, निराशा थी, मायूसी थी। इन सब चीजों से मेरी जिंदगी घिरी हुई थी। शराब अगर मेरी समस्या होती या है, तो अगर मेरी शराब तो रुक गई थी, तो मैंने हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी जीना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। तो मुझे सुझाया जा रहा था कि आनंद, ये प्रोग्राम सिर्फ शराब रुकने के बाद में शुरू होता है। एल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये शराब रुकने के बाद में शुरू होता है। तो मैं पूछ रहा था कि क्या करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे सुझाया जा रहा था कि यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे स्पॉन्सर मिलता है, अगर मेरी लेने की इच्छा है। 12 तत्वों के बारे में मुझे बताया जा रहा था, 12 कदमों के बारे में मुझे बताया जा रहा था। और मुझे यही कहा जा रहा था कि तुझे ये जो चीजें तू महसूस कर रहा है, मैं अभी कह रहा था, भय है जिंदगी में, घबराहट है, निराशा है, मायूसी है, इन चीजों से अगर बाहर निकालना है, तो तुझे 12 तत्वों का प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसका आचरण अपनी जिंदगी में शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगने लगा कि बहुत बड़ी बात होगी यार, स्पॉन्सर कैसे ढूंढूंगा, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मेरे जिंदगी में विलिंगनेस है, हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, शराब से दूरी तब हासिल होती है नए भाइयों के लिए, जब हम प्राण शुरुआत के तौर में होते हैं, तो हमें कुछ टूल्स एंड टिप्स दिए जाते हैं कि ये हाउ का फार्मूला है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, खुला मन है, और विलिंगनेस जिसको कहते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया की तैयारी, विलिंगनेस, ये एक चीज है। और 4 मानवीय भावना के बारे में मुझे बोला जाता है, जिसको हम हार्ट कहते हैं, भूख, गुस्सा, अकेलापन और थकावट। ये जो भावनाएं है हमारी, इन भाव के बारे में सोचता हूँ, देखता हूँ उस चीजों के तरफ, तो
मुझे पता चलता है कि शराब क्यों बढ़ती जा रही थी, तो मैं इन भाव इमोशनल जो कंट्रोल है मेरा वाला, भावनिक जो संतुलन है या जो बैलेंस मुझे भावनात्मक तौर पे करना चाहिए, वो मुझे आता नहीं था। मैं खुश हुआ तो भी मुझे शराब लगती थी, मेरी जिंदगी में कोई गम आया, कोई दर्द आया, तो भी मेरी जिंदगी में शराब आती थी। तो ये इमोशनल कंट्रोल, जो इमोशनल टर्बुलेंस जो मेरी जिंदगी में आता था, उसको कंट्रोल मैं नहीं कर पाता था। दूसरी चीज कि मैं हमेशा अपने जिंदगी में वो आत्म करुणा वाली भावना, सेल्फ पिटी से मैं ग्रसित रहता था, सेल्फ पिटी में रहता था, यार मैं बेचारा, दुखों का मारा, ये सब तकलीफें भगवान अगर तू है तो मेरे साथ ही क्यों है, मुझे ये गरीबी में क्यों पैदा किया, मैं ही क्यों, भगवान और लोगों को ये तकलीफ क्यों नहीं, बाकी लोगों को खुश देखता हूँ, उनकी तरक्की देखता हूँ। वो कंपैरिजन जब करता था दोस्तों, तो मैं खुद से कनेक्ट नहीं रहता था। खुद की जिंदगी में जो खुशहाली मुझे चाहिए थी, जो सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए था, जो समाधान मुझे चाहिए था, उससे मैं काफी दूर होता था। जिंदगी जैसी है वैसी मैं स्वीकार नहीं कर पाता था, और ये तकलीफें जैसी जैसी बढ़ती गई दोस्तों। और एक वाकया आपके सामने शेयर करूंगा कि जैसे मैंने व्यापार कर लिया, अच्छा व्यापार चल रहा था, तो कोई बंदा मेरे दुकान में आता था, हाथ जोड़ता था, बोलता था, यार आनंद से आपकी वजह से मेरे घर पे छत बन जाएगी। जैसे कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम था, तो मेरे सामने हाथ जोड़ते थे, अगर आनंद सेठ आप थोड़ा सा उधार देंगे तो मेरे घर पे मेरे घर की छत बन जाएगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, मुझे रहने लायक जगह बन जाएगी, मेरा घर बन जाएगा। आपके पास तो बहुत है, थोड़ा सा दे दिया तो क्या होता था। किसी की भी काम आना अच्छी चीज है, ये अच्छा गुण, सद्गुण जिसको कहते हैं, मुझ में भी था। लेकिन कितना डोनेट करना, कितना दान देना, कितना किसी के काम आना, ये कंट्रोल मेरा नहीं रहता है दोस्तों। जब मैं उधार बांटने लगा लोगों को, तो उसकी लिमिट मैंने खो दी थी। ये आंकड़ों पे कोई मायना नहीं रखना है। ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ, मैंने 40 लाख का उधार बांट दिया था, जो मेरे औकात से काफी दूर था। और जब ये पैसे मैं लोगों को मांग रहा हूँ, जिनके तरफ मेरे पैसे है, वो लोग पैसे वापस नहीं दे रहे, तो जिंदगी में बहुत से डर समाये थे। क्योंकि ये जो 40 लाख की जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूरे मेरी कमाई नहीं थी। कुछ बैंक का मैंने सीसी प्रतिष्ठान को, मेरे दुकान को अगर सीज कर देंगी, ताला लगा देगी, तो मेरी कितनी बेइज्जत हो जाएगी, लोग हंसेंगे मुझ पे, क्या मैं अपने परिवार का जीवन सही तरह से चला पाऊंगा सर। तो दोस्तों, मेरे तकलीफ क्या थी कि मैं, मेरी जिंदगी में जो डर समाये हुए थे, लोग मेरे 40 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो वो डर के वजह से मुझे यही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से नहीं चला पाऊंगा। बीवी घर छोड़ के गई तो लोग नहीं हंसेंगे मुझे, मेरे चेहरे में और बहुत से जो डर थे कि बीवी अगर छोड़ के गई तो लोग मुझे हंसेंगे, लोग शायद ये समझेंगे कि आनंद शायद नपुंसक होगा। तो शराब कम नहीं हुई, शराब बढ़ती गई। और ये कारण है कि मेरे शराब बढ़ने के लिए रूट कॉज ऑफ डिसीज मैं देखता हूँ, तो ये डर भी एक उन कारणों में से एक है कि जो रूट कॉज है। और यहाँ एल्कोहलिक एनोस में जब आने के बाद में पता चलता है कि जिसके जिंदगी में भय, जिसकी जिंदगी में डर है, जिसकी आत्मा इस डरों की वजह से सफर कर रही है, तो उसकी जिंदगी में खुशहाली, सुख, समाधान हो ही नहीं सकता। हम मेरे आत्मा को लगाई हुई ये बीमारी जो है वो डर है, और जिसके आत्मा में ये डर समाया है वो क्या जिएगा। और ऐसा ही मेरी जिंदगी के साथ में हो रहा था। यहाँ आने के बाद में मुझे मेरे अस्त व्यस्तताओं और मेरी शक्तिहीनता की तरफ देखने के लिए बताया जा रहा था। तो शक्तिहीनता, जिंदगी को जिंदगी के तरह से चलाने के मामले में मैं शक्तिहीन मेरी जिंदगी में आई थी, उसको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं थी, वहां मेरी शक्तिहीनता थी। और जो संस्था मेरे साथ में मेरी जिंदगी में थे, जैसे कह रहा था,
मैं रेप ऑफिसर बन गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट से जब मैं काम करता था, उनका काम करने का जो तरीका था वो मुझे पसंद नहीं था। मेरी गाड़ियां हमेशा पकड़ी जाती थी, मुझे फाइन किया जा रहा था। तो इन सब चीजों से मैं शक्तिहीन हूँ, इसको कंट्रोल मैं नहीं कर सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस कहती है अपने शक्तिहीनता को पहचाना। और दूसरी चीज बताई जा रही थी कि मैं जिंदगी में मेरे अस्त व्यस्तता क्या है, मुझे उन चीजों की तरफ ख्याल करने के लिए बोला जा रहा था। मेरा स्पॉन्सर जो कि मैंने चौथे महीने में दिया था, तो मुझे यही बताने का प्रयास कर रहा था कि आना अपनी अस्त व्यस्तताओं की तरफ देख, क्योंकि तेरी शराब क्यों बढ़ी है। तो जब तक के जैसी जैसी तेरी अस्त व्यस्तताएं बढ़ी, तेरी शराब भी बढ़ती गई। तो मुझे अपनी अस्त व्यस्तताओं की तरफ देखना पड़ा। क्या अस्त व्यस्तता थी? तो मैं अपने जिंदगी में कभी खुश नहीं था। जैसी मेरी जिंदगी थी उसको मैं स्वीकार कर नहीं पा रहा था। लोगों के काम नहीं आ रहा था, खुद के काम नहीं आ रहा था। मैं अपनी भावनाओं को भवंडर में इर्द गिर्द उठता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं हमेशा दुख में रहता था, हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहता था। और मैं बेचारा वाला जो सेल्फ पिटी वाला मैटर था मेरे साथ में काम कर रहा। ये अस्त व्यस्त था। जब मैं समझने लगा, तो अस्त व्यस्तताओं से जो मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ, और शक्तिहीनता से जब मेरी समर्पण की भावना आई, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे शक्तिहीनता से आने वाली समर्पण की भावना और अस्त व्यस्तता से आने के बाद, व्यस्त व्यस्तता समझने के बाद में वो वास्तविकता का जो ज्ञान मुझे मिलता है, ये दो चीजें मुझे ईश्वर सम्मुख करते हैं। भगवान कोई ताकत है जो मुझे, ऐसी कोई ताकत मेरे पास में नहीं है कि मुझे ये इनसे बाहर निकाल सकते। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि पावर ग्रेटर देन यू कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी। मतलब एल्कोहलिक एनोनिमस ने जो जिंदगी में मेरे सब पास में नहीं, सैनिटी मेरे पास में नहीं, अच्छा बुरा क्या है मेरे लिए ये समझने की ताकत मुझ में नहीं थी। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ऐसी एक ताकत मिलना पड़ेगा, विश्वास पड़ेगा कि वो तेरे से कोई बड़ी ताकत है, और वही तुझे तेरे कि जिंदगी को तूने जिंदगी के तौर पे नहीं किया है। जिंदगी के जो वर्च्यू ऑफ लाइफ, जीवन मूल्य जिसको कहते हैं, उससे तू से कौन सी जीवन मूल्य थे दोस्तों जिससे मैं दूर हुआ था? तो पहला जीवन मूल्य था जो आज का सब्जेक्ट हमारा है, जिसको हम स्वीकार कहते हैं। जिंदगी में जो कुछ है उसको स्वीकार करके उसी तरह से जिंदगी जीना, ये मेरे बस के बात नहीं थी। जो कुछ गरीबी मैंने देखी थी, जो मेरी हालात खराब हो गए थे, जो कुछ तकलीफ जिंदगी में हो गई थी, जो लोगों के साथ में मैंने बराबरी करने का प्रयास किया था, अपनी जिंदगी को कंपेयर करके जीने का प्रयास कर रहा था, इससे मैं खुश नहीं था। और ये जब मैं अपनी जिंदगी के साथ में खुश नहीं रहता तो मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। और ये बेचैनी ही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी। और जब बेचैनी बढ़ती गई तो मुझे शराब के अलावा कुछ नहीं सूझा। ये रूट कॉज है मेरी जिंदगी के। जब शराब बढ़ती गई, आज समझ पा रहा हूँ कि क्यों बढ़ रही थी। तो मेरी जिंदगी में बहुत सी चिंताएं, डर समाये थे। दूसरी चीज थी कि मैं हमेशा आत्म करुणा में जी रहा था। तीसरी चीज थी कि मुझे लोगों के प्रति बहुत मैंने रिजेंटमेंट पाल के रखी थी। जो लोगों ने मेरे 26,11,323 रुपए डुबाए, मेरे पैसे वापस नहीं किए, उनके प्रति मुझे बहुत ही रिसेंटमेंट थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये गुस्सा जाहिर करने के लिए मेरे पास कोई पर्याय नहीं रहता था, कोई उपाय नहीं रहता था। और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कमियां हैं, जो खामियां है, शराब पीता हूँ तो मैं इसको भूल जाता हूँ, ऐसा मुझे लगता था। इस भ्रम में मैं जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये सब होते होते मैं जिंदगी से हार गया था, थक गया था, फ्रस्ट्रेशन में आया था, डिप्रेशन में आया था।
ये सब रूट कॉज है मेरे बीमारी के। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि जो जीवन मूल्य से आनंद तू दूर गया है, वो जीवन मूल्य जब तक कि तू वापस नहीं लाता, वो जिंदगी में तेरे नहीं आते, तुझे हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी नहीं मिल सकती। तो मुझे इन जीवन मूल्यों को पाना है। तो मुझे सबसे पहला जो जीवन मूल्य है वो स्वीकार है। और ये स्वीकार को जब मैं समझता हूँ, दूसरा जीवन मूल्य है विश्वास, जिसको बिलीव कहते हैं। तीसरा जीवन मूल्य है श्रद्धा। चौथा जीवन मूल्य है हमारा ऑनेस्टी, जिसको प्रामाणिकपना या ईमानदारी कहते हैं। पांचवा जीवन मूल्य है धैर्य या विजडम, जिसको कहते हैं। छठवा जीवन मूल्य है विलिंगनेस, बदलाव के प्रक्रिया में आना। सातवां जीवन मूल्य है विनम्रता। आठवां जीवन मूल्य है लेट गॉड करना या माफ करना, माफी मांगना। नौवां जीवन मूल्य है फ्रीडम। मेरे फ्रीडम को मैं समझता हूँ, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है ये सोच को समझता हूँ। आजादी का मतलब मैं समझता हूँ, ये मेरा जीवन मूल्य है। 10वां जो जीवन मूल्य है, जिसको हम प्रेजर्वेंस कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं, कि जिंदगी को हर वक्त आत्मा अवलोकन करते हुए जीना, सही क्या है गलत क्या है, आज मैं क्या सोचता हूँ। 11वां जीवन मूल्य है जिसको हम पेशेंस कहते हैं, संयम कहते हैं, सब्र कहते हैं। और 12वां जीवन मूल्य है चैरिटी, दान देते रहना। इन जीवन मूल्यों से मैं काफी दूर हो गया था और जिंदगी जैसे है वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि जब तक के इन जीवन मूल्यों का आनंद तू नहीं पा लेता, इन जीवन मूल्यों को जब तक के तू नहीं समझता, तब तक के तेरी जिंदगी में वो हैप्पी फ्री और जॉयस जिंदगी ते नहीं जी पाएगा। शराब से दूर रहेगा, लेकिन शराब से दूर रहना पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए पर्याप्त क्या है, तो मेरी जिंदगी में खुशी होना, सुकून होना, ये मेरे लिए जरूरी है। और ये कब मिल सकते हैं, तो मैं वो चीजों को पाऊं जिनकी बात भी जीवन मूल्य की, वर्च्यू ऑफ लाइफ की बात मैं कर रहा था। और उनको पाने के लिए सबसे आसान तरीका अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने रखा है, और वो है 12 तत्वों का प्रोग्राम, 12 कदमों का प्रोग्राम। और ये 12 कदम मुझे वो 12 जीवन मूल्यों से रूबरू करते हैं, मेरी जिंदगी में काम करने लगते हैं। और उसके लिए मुझे मेरा हाउस क्लीनिंग करना पड़ेगा। जिंदगी को जिस तरह से है वैसा स्वीकार करने के लिए मेरे अंदर जो चीजें है, जिसको मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट समझता हूँ, जो कि है घमंड है, जिसको ईगो हम कहते हैं, मेरा लालच है, मेरे वो वासना है, मेरा लोगों की जिंदगी की तरफ जब देखता हूँ तो कंपैरिजन करता हूँ, तो उनसे मुझे ईर्ष्या होती है। मुझे भी लगता था कि मेरे से कम परसेंट जो लोग, जिन मेरे दोस्तों को मिले थे, जो आई वॉज मेरिट लेवल स्टूडेंट, लेकिन जिन लोगों को कम परसेंट मिले हैं वो बहुत आगे निकल गए। मैं साला फर्नीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ, और मेरे जो दोस्त है, कलीग्स है, डिप्टी इंजीनियर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, मैं साला फर्नीचर इंजीनियर बन गया। ये कंपैरिजन, ये ईर्ष्या की भावना, पेटूपन जिसको हम लोलुपता कहते हैं, क्रोध, रिजेंटमेंट भी जिसको कहते हैं, ये मेरी बर्बादी के लिए बहुत बड़े कारण थे। मैं अल्कोहलिक एनोस में आया तब समझने लगा कि ये आलस्य मेरे लिए कितना महत्व रखता है। ये आलस्य ने मेरी जिंदगी को कैसे तबाह किया है। अल्कोहलिक एनोस में आया, और जब बोला जाता है कि शराब से दूरी हासिल कर लिए यार, बहुत हो गया, अब क्या करना है, क्या कैरेक्टर डिफेक्ट देखना, क्यों स्पॉन्सर लेना, ये आलस्य जो है, ये लेजीनेस मेरा जो है, ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। ये मुझे ये सब काम करने के लिए रोकता है। कौन स्पॉन्सर के पास में जाएगा, कौन प्रोग्राम समझ के लेगा, क्या कर लेंगे, 12 तत्व जिंदगी में क्यों हासिल लगाने के, उसका आचरण क्यों करने का, ये सब चीजें मुझे, ये मेरा आलस्य जो है वो रोकता है। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैं जब अपनी गृह सफाई के बारे में सोचता हूँ, दैट इज द कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस occur during the life and sincere effort to look after them with the approved perspective। मतलब बिल डब्ल्यू क्या कहना चाहता है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ हुआ है, यहाँ शराब का कहीं नामो निशान नहीं है। बिल डब्ल्यू ने नहीं लिखा है कि मेरी अस्त व्यस्तता मेरे शराब के कारण है। मैं जिंदगी में जो मेरी मायूसी आई है, जो मैंने
खोया है या फिर जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये शराब की वजह से नहीं है। ये कैरेक्टर डिफेक्ट मुझ में पैदाइशी है, करके मैं शराबी बनाऊं। तो जब तक के मैं अपना वो कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस, मेरी जिंदगी में जो हानियां हुई, जो अस्त व्यस्त है, उसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रूट काउज ऑफ मेरे डिसीज, जब तक के देखता नहीं और उस पे काम नहीं करता हूँ। ये जो मैं अभी लालच की बात कर रहा था, मैं घमंड की बात कर रहा था, मैं वासना की बात कर रहा था, मैं ईर्ष्या की बात कर रहा था दोस्तों, अभी मैं पेटूपन की या लोलुपता की बात कर रहा था, मैं अभी क्रोध की बात कर रहा था, मैं रिजेंटमेंट की बात कर रहा था। इन सब मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट पे जब तक के मैं काम नहीं करता, उसको निकालने के लिए भगवान के सामने पूरी विनम्रता से घुटनों के बल बैठ के उनसे प्रार्थना ही नहीं करता कि भगवान, ये सब जो मेरा कुछ अच्छा है, जो बुरा है, आप ले लो और मुझे आपके अनुसार बनाओ, जैसा आप चाहते हैं मेरी जिंदगी को उस तरह से आप बनाओ, वो अच्छा बुरा वो सब आप ले लो। और ये जब कहता हूँ तो भगवान मेरी जिंदगी में काम करता है, और भगवान तब मेरी जिंदगी में काम करता है जब मैं वो चैरिटी, जिसको मैं 12वां प्रिंसिपल कहते हैं, 12वां तत्व जो है, वर्च्यू ऑफ लाइफ जो है, कि मैं जो कुछ मुझे शराब से दूरी हासिल हुई है, जो कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा, ये बांटने के प्रक्रिया में हेल्प अदर वाला जो काम जो है, दूसरे की मदद करने का जब मैं प्रयास करता हूँ, तो भगवान, ईश्वर, हायर पावर, जो कोई भी है, जो ये कायनात चला रहा है, वो मेरी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो आज भी शराबियत नाम की बीमारी से जूझ रहे, आज भी वो तकलीफ में है। एक जगह BW लिखते हैं कि एक्सेप्टेंस इज अ की टू लिबरेशन। मतलब ये आज का जो विषय है, ये स्वीकार ही मेरे फ्रीडम की, एक्सेप्टेंस, लिबरेशन मतलब स्वातंत्र्य, लिबरेशन मतलब फ्रीडम, ये एक्सेप्टेंस इज अ की टू लिबरेशन। और एक जगह BW ऐसा भी लिखते हैं कि एक्सेप्टेंस इज अ की टू रिलेशन विथ गॉड फॉर टुडे। मतलब मैं जिंदगी को जैसी है, जिस तरह से भी है, चाहे दुख है, गम है या खुशी है, उसको, जिंदगी को जिंदगी के तौर पे स्वीकार करता हूँ, जैसी भी है, मेरी है। खुद को माफ करता हूँ, उन लोगों को माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाया है, उन लोगों को माफ करता हूँ। उन लोगों की जिंदगी में जो आज तकलीफ में है, उनके लिए प्रयास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, तूने तो मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है, उन लोगों की जिंदगी में भी कुछ कर जिनको आज तेरी जरूरत है। तेरे ओ, कारण या तेरे, तूने जो मुझे दिया है उसके वजह से मैं अपनी जिंदगी तो ठीक ठाक जी लूंगा, लेकिन उनके जिंदगी में बहुत जरूरत है भगवान, उनके जिंदगी में काम कर जो आज भी शराबियत बीमारी से पीड़ित है, उनसे जूझ रहे। तो ऐसा जब मैं जिंदगी की तरफ सोचता हूँ, हमेशा दान देने के प्रक्रिया में रहता हूँ। अल्कोहलिक में आया तो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता समझ में आती है। और आध्यात्मिकता एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या है आध्यात्मिकता, तो हर वक्त हर क्षण आत्मावलोकन करते रहना, अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में रहना और जिम्मेवारी का एहसास रखकर उन जिम्मेवारी को पूरा करते रहना। मतलब अगर आध्यात्मिकता है तो मेरी जिंदगी में जो तकलीफें है, जो मेरी जिम्मेवारियां है, मुझे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार का जो कुछ है, सरवाइव करने के लिए जो कुछ जरूरतें हैं, वो सब पूरी करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास करूंगा, तो मैं आध्यात्मिक जिंदगी जी पाऊंगा, जी रहा हूँ, क्या प्रयास करता हूँ। जब अल्कोहलिक में आया था दोस्तों, तो उस वक्त 1 सवा महीने पीरियड में मेरा बड़ा लड़का फॉरेन में जाने की पढ़ाई के लिए बात कर रहा था। उस पैसे की काफी किल्लत थी, तकलीफ थी, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, एक विलिंगनेस उसके अंदर आती है भी हमारा साथ देता है। मैंने प्रयास किए, जो भी कुछ मैं कर सकता था प्रयास किए। बच्चे का एजुकेशन वहां इंग्लैंड में खत्म हुआ, आज वो वहीं जॉब कर रहा है। दूसरा लड़का जब कह रहा था कि पापा अपने बड़े भाई को तो भेज दिया, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कुछ करे। बहुत बड़े पैसे की जरूरत थी दोस्तों, लेकिन अगर मैं दिल से चाहता हूँ
अगर मैं किसी के जिंदगी में काम करने का प्रयास करता हूँ, उन ईश्वर का काम अगर मैं करने का प्रयास करता हूँ, ईश्वर का काम मेरे लिए क्या है? तो जो लोग आज तकलीफ में है उसके काम में आओ, जो शराबी स्नान की बीमारी से जूझ रहे उनके काम में आओ। तो एल्कोहलिक एनोस में आने के बाद में जो सेवा के काम में मैं रहता हूँ, हमेशा सेवा देने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से मुझे आता है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा ट्रेजर, थोड़ा सा पैसा अपनी जेब से खर्चा करके उन नए भाइयों को मदद करने का जो प्रयास करता हूँ, उसके वजह से भगवान भी मेरी जिंदगी में काम करने लगता है और उसने मेरी जिंदगी में काम किया है। आज दोनों मेरे लड़कों ने इंग्लैंड में रह के एमएस किया है और वहां पे वो जॉब कर रहे हैं। तो ये मेरे जैसा शराबी व्यक्ति जो पूरा टूट गया था, हार गया था, थक गया था, जिंदगी से मायूस हुआ था, वो कुछ कर पाएगा इसकी आस मैंने खो दी थी। लेकिन भगवान है, ईश्वर है, हायर पावर है, और वो मेरी जिंदगी में तब काम करता है जब मैं अपनी जिंदगी को जैसी है वैसे स्वीकार करता हूँ। तकलीफ है, गम है, खुशी है, जो भी है मेरी जिंदगी है, खुद को माफ करता हूँ और वो स्वीकार भाव मुझ में आता है। लोग जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ, मेरे परिवार जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ। जो तत्व वर्ड्स ऑफ लाइफ जिसको है, जैसे है वैसे उनको स्वीकार करता हूँ। तो जिंदगी एक बड़ी हसीन हो जाती है, और ऐसी हसीन जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी, आत्म शांति वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दी है, ये भगवान ने मुझे दी है। और ये समूह ने जो मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर का जो कुछ अनुभव थे वो बड़े शांति से सुने। कुछ डिस्टरबेंसेस आए थे, नेटवर्क का इशू था, फिर भी आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर को सुना। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एल्कोहलिक एनोनिमस के संगठन ने मेरे जैसे शराबी की जान बचाई। इसलिए एल्कोहलिक एनोनिमस का, वो हमारे को फाउंडर का, जिन्होंने एल्कोहलिक एनोनिमस ये संस्था मेरे लिए रखी, मुझे वापस से जिंदगी दी, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार आपने फिर से हम हम सबका हम सबको याद दिलाया कि एक्सेप्टेंस मेरी लाइफ में कितना जरूरी है। तो दोस्तों, एक्सेप्टेंस की शुरुआत सबसे पहले इसी से होती है कि मैं अपने आप को स्वीकार करूं, जैसा भी हूं। ईश्वर ने मेरे को जैसा भी बनाया है, जैसा भी मेरे को जिस घर में पैदा किया है, जिस शहर में मैं रह रहा हूं, उसको जब मैं एक्सेप्ट करने लग जाता हूं तो मेरी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो बाय डिफॉल्ट ठीक होने लग जाती हैं। तो धन्यवाद आपका आनंद जी।